नमस्कार। भारत के इतिहास में ना एक ऐसा दौर था जिसे अक्सर स्वर्ण युग या गोल्डन एज कहा जाता है। हाँ, बिल्कुल। एक ऐसा समय जब आर्ट, साइंस, लिटरेचर सब कुछ मतलब अपनी बुलंदी पर था। सही कहा। आज हम उसी गुप्त साम्राज्य की दुनिया में गहरी नजर डालने वाले हैं, कुछ अहम जानकारी और रिसर्च के आधार पर। तो आज हमारी ये जो पड़ताल है, इसका मकसद है गुप्त वंश के जो सबसे जरूरी पहलू हैं उन्हें समझना। जैसे कि वो महान राजा कौन थे, उनका एडमिनिस्ट्रेशन, उनका सिस्टम कैसे चलता था, उस समय की सोसाइटी कैसी थी, और हाँ, वो कौन सी कमाल की कल्चरल और साइंटिफिक उपलब्धियां थीं जिन्होंने इस युग को इतना खास बना दिया। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं, परत दर परत इसे खोलते हैं। बिल्कुल, तो शुरुआत करते हैं एकदम जड़ से, मतलब बुनियाद से। देखिए, गुप्त वंश के संस्थापक वो श्रीगुप्त को माना जाता है। हाँ। लेकिन सच कहूं तो उनके बारे में ना हमें ज्यादा पता नहीं है, मतलब स्रोत बहुत ही कम है। अच्छा। जो हैं वो असल संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को मानते हैं। ओके। इन्होंने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया और एक बहुत जरूरी काम किया। 319 ईस्वी में गुप्त संवत की शुरुआत की। ये इस काल के एक पहचान बन गया। ये दिलचस्प है, लेकिन मैंने ये भी पढ़ा है कि बाद में पाटलिपुत्र के साथ साथ उज्जैन को भी राजधानी बनाया गया। ऐसा क्यों हुआ होगा, कोई आइडिया? हाँ, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में हुआ था। ओके। और इसका एक बड़ा कारण था उज्जैन की लोकेशन। वो मध्य भारत में था, बिल्कुल सेंटर में। हाँ, सही। तो वहां से ना उत्तर और दक्षिण भारत दोनों पर नजर रखना और कंट्रोल करना ज्यादा आसान हो गया था। पाटलिपुत्र थोड़ा उत्तर की तरफ पड़ता था। समझ गया। तो हाँ, प्रशासनिक सुविधा के लिए उज्जैन दूसरी राजधानी बनी और धीरे धीरे पाटलिपुत्र का जो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस था वो कुछ कम होता गया। अच्छा। और एक और बात है, हाँ। जिस पर आज भी इतिहासकार मतलब पूरी तरह सहमत नहीं है, वो है गुप्तों की जाति। ओह, क्या मतलब? मतलब कुछ उन्हें क्षत्रिय मानते हैं, कुछ वैश्य, कुछ तो ब्राह्मण भी कहते हैं और कुछ शूद्र भी। अरे, इतनी अलग अलग राय? हाँ, ये अलग अलग मत हमें ये दिखाते हैं कि इतिहास को देखने के कितने अलग अलग नजरिए हो सकते हैं और कैसे सबूतों की व्याख्या अलग अलग तरह से की जाती है। ये तो है। अच्छा, तो अब उन शासकों की बात करते हैं जिन्होंने इस साम्राज्य को सच में महान बनाया। शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम से करते हैं, जिन्होंने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से शादी की थी। जी। सुना है इस शादी से उनकी ताकत काफी बढ़ गई थी। और उन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि ली। हाँ बिल्कुल। लिच्छवियों से वैवाहिक संबंध बनाना एक बहुत बड़ा कूटनीतिक कदम था। इससे उनकी प्रतिष्ठा और शक्ति दोनों बढ़ी। और हाँ, महाराजाधिराज यानी राजाओं के महान राजा की उपाधि धारण करने वाले वो पहले गुप्त शासक थे। ओके। और उनके बाद आए उनके बेटे समुद्रगुप्त। इनका तो नाम ही काफी है। मशहूर इतिहासकार वी.ए. स्मिथ ने तो उन्हें भारत का नेपोलियन कहा है। हाँ, उनकी सैनिक विजयों की वजह से, है ना? बिल्कुल जबरदस्त विजेता थे वो। लेकिन सिर्फ योद्धा ही नहीं थे, वो एक बेहतरीन कवि भी थे। तभी तो उन्हें कविराज भी कहा जाता है। अच्छा, कविराज भी? हाँ, और उनकी जीत और उनकी नीतियों का पूरा ब्यौरा हमें मिलता है प्रयाग प्रशस्ति से। हाँ, वो इलाहाबाद का स्तंभ लेख। जी, वही, जिसे उनके दरबारी कवि हरिशेन ने लिखा था। संस्कृत में है वो। प्रयाग प्रशस्ति। मैंने सुना है इसमें उनकी लड़ाई की जो स्ट्रैटेजीज थीं, उनके बारे में भी खास बातें लिखी हैं। कैसे वो अलग अलग इलाकों के राजाओं से निपटते थे। बिल्कुल, और यही उनकी राजनीतिक समझ की गहराई दिखती है। देखिए, प्रशस्ति बताती है कि समुद्रगुप्त की नीति हर जगह एक जैसी नहीं थी। अच्छा। हाँ, जैसे उत्तर भारत यानी आर्यावर्त के राजा थे, उनके लिए नीति थी प्रसभोद्धरण। प्रसभोद्धरण, इसका मतलब? इसका मतलब है उन्हें बलपूर्वक जड़ से उखाड़ फेंकना और उनके राज्यों को सीधे अपने साम्राज्य में मिला लेना, कोई नरमी नहीं। ओके, डायरेक्ट कंट्रोल। बिल्कुल। लेकिन दक्षिण भारत यानी दक्षिणापथ के जो राजा थे, उनके लिए नीति बिल्कुल अलग थी। उसे कहा गया ग्रहण मोक्षानुग्रह। ये तो बड़ा भारी शब्द है, ग्रहण मोक्षानुग्रह। मतलब पहले उन्हें हराया, ग्रहण, लेकिन फिर उन पर कृपा करके अनुग्रह, उनका राज्य उन्हें वापस लौटा दिया, मोक्ष। अरे वाह। हाँ, बस शर्त ये थी कि वो समुद्रगुप्त की अधीनता मानेंगे, टैक्स या नजराना भेजते रहेंगे। कुछ इतिहासकार ऐसे धर्म विजय भी कहते हैं। कमाल है, मतलब ताकत भी दिखाई और कूटनीति से उन्हें अपना सहयोगी भी बना लिया। हाँ। और वो जो जंगली इलाके थे या बॉर्डर पर जो राज्य थे, उनके लिए क्या तरीका था? जो जंगली राज्य थे, मतलब आठविक राज्य,
उन्हें अपना सेवक बना लिया। ये परिचारीकृत नीति थी। और जो सीमावर्ती राज्य थे जैसे नेपाल, असम वगैरह, या जो विदेशी शक्तियां थीं जैसे शक, कुषाण, उनसे टैक्स वसूला गया, उपहार लिए गए और उन्हें दरबार में हाजिर होकर सम्मान प्रकट करने का हुक्म दिया गया। तो आप देख सकते हैं हर किसी के लिए जरूरत के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से अलग रणनीति, बहुत सोची समझी पॉलिसी थी। वाकई सुना है समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ भी किया था शक्ति प्रदर्शन के लिए, और उनके सिक्कों से भी काफी कुछ पता चलता है उनके बारे में। जी हाँ, अश्वमेध यज्ञ करना उस समय संप्रभुता का मतलब सॉवरेनिटी का सबसे बड़ा सिंबल माना जाता था। समुद्रगुप्त ने ये यज्ञ किया और इसके प्रतीक वाले सिक्के भी चलाए। अच्छा, सिक्के भी? हाँ, और वो अश्वमेध प्रकार के सिक्के चलाने वाले पहले गुप्त शासक थे। उनके कुछ और सिक्के भी बड़े मशहूर हैं, जैसे जिन पर उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। वीणा बजाते हुए? हाँ, इससे पता चलता है कि वो संगीत के कितने बड़े शौकीन और जानकार थे। कविराज तो थे ही। अद्भुत। अच्छा, यहाँ एक सवाल है, क्या समुद्रगुप्त के बाद सीधे चंद्रगुप्त द्वितीय गद्दी पर बैठे? मैंने कहीं रामगुप्त नाम के शासक का भी जिक्र सुना है बीच में। ये क्या कहानी है? हाँ, ये एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़ी कह सकते हैं विवादास्पद कड़ी है इतिहास की। काफी समय तक तो रामगुप्त के अस्तित्व पर ही सवाल थे। अच्छा जी, लेकिन फिर विशाखदत्त का एक नाटक है देवी चंद्रगुप्तम, उसके कुछ अंश मिले और बाद में कुछ सिक्के और अभिलेख भी मिले, जिनसे पता चलता है कि हाँ, समुद्रगुप्त के बाद उनका बड़ा बेटा रामगुप्त थोड़े समय के लिए राजा बना था। तो फिर क्या हुआ? कहानी कुछ ऐसी है जैसा नाटक और दूसरे स्रोतों से पता चलता है कि रामगुप्त के समय शकों का हमला हुआ और रामगुप्त शायद थोड़े कमजोर शासक साबित हुए। वो हार गए और कहते हैं कि अपनी पत्नी ध्रुव देवी को शक राजा को सौंपने के लिए तैयार हो गए थे। क्या? अपनी पत्नी को? हाँ, ऐसा कहा जाता है। लेकिन उनके छोटे भाई थे चंद्रगुप्त, जो बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय बने, उन्हें ये अपमान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। जाहिर है। तो चंद्रगुप्त ने एक बहुत ही हिम्मत वाली योजना बनाई। वो खुद महिला का भेष धरकर ध्रुव देवी के रूप में शक राजा के शिविर में गए और मौका देखकर शक राजा को मार डाला। वाह! लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने अपने बड़े भाई रामगुप्त को भी रास्ते से हटा दिया। कुछ कहते हैं मार दिया, कुछ कहते हैं सिर्फ गद्दी से हटाया, और फिर अपनी भाभी ध्रुव देवी से विवाह कर लिया। बाप रे, ये तो बिल्कुल किसी फिल्मी कहानी जैसा है। राजनीति, ड्रामा, एक्शन, सब कुछ। हाँ, उस दौर की राजनीति ऐसी ही नाटकीय और कभी-कभी निर्मम भी हो सकती थी। ये घटना दिखाती है। सच में? तो इसके बाद आए चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य की उपाधि मिली। शायद इन्हीं के समय को गुप्त काल का शिखर या स्वर्ण युग का पीक कहा जाता है। निश्चित रूप से। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का जो शासनकाल था, करीब 375 से 415 ईस्वी तक, उसे गुप्त साम्राज्य का सबसे गौरवशाली, सबसे शानदार समय माना जाता है। उन्होंने शकों को पूरी तरह से हराया, उनका सफाया किया। इसी जीत के बाद उन्होंने शकारी यानी शकों का दुश्मन और विक्रमादित्य जैसी उपाधियां लीं और चांदी के सिक्के चलाए, जो गुप्त काल में पहले ज्यादा चलन में नहीं थे। अच्छा, चांदी के सिक्के भी? जी, और उज्जैन को दूसरी राजधानी बनाना भी उन्हीं का काम था, जैसा हमने पहले बात की। हाँ। और उनकी दरबार की सबसे मशहूर बात क्या थी? नवरत्न। बिल्कुल, उनके दरबार में नवरत्न थे, 9 विद्वानों की एक मंडली, जिसमें महाकवि कालिदास, महान खगोल शास्त्री वराह मिहिर जैसे मतलब अपने अपने फील्ड के दिग्गज शामिल थे। कालिदास, वराह मिहिर, क्या बात है। हाँ। और वो मशहूर चीनी यात्री फाहियान, वो भी तो इन्हीं के समय भारत आया था। उसने यहाँ क्या देखा, क्या लिखा अपने अनुभवों के बारे में? हाँ, फाहियान बौद्ध धर्म ग्रंथों की तलाश में और जो बौद्ध तीर्थ स्थल थे उनके दर्शन करने चीन से पैदल चलकर भारत आया था। लंबी यात्रा थी। वो करीब 15 साल 399 से 414 ईस्वी के आसपास यहाँ रहा। उसने अपना यात्रा वृत्तांत लिखा, जिसमें उसने उस समय के भारत का वर्णन किया है। क्या लिखा उसमें? उसने लिखा कि मध्य देश यानी जो गंगा घाटी का इलाका था, वो बहुत समृद्ध था, शांतिपूर्ण था, लोग खुशहाल थे, संपन्न थे। उसने ये भी लिखा कि आम तौर पर मौत की सजा नहीं दी जाती थी। अच्छा। हाँ, अगर कोई बड़ा अपराध होता था जैसे राजद्रोह, तो उसमें दाहिना हाथ काट दिया जाता था। लोग लेन देन में कौड़ियों का इस्तेमाल करते थे। कौड़ियों का? हाँ, आम लेन देन में। और समाज में ब्राह्मणों का बहुत आदर सम्मान था।
फाहियान ने सीधे तौर पर चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उसके वर्णन से उस समय के समाज, अर्थव्यवस्था और शांति व्यवस्था की एक अच्छी तस्वीर मिल जाती है। बहुत दिलचस्प। अच्छा, और दिल्ली में जो मेहरौली का लौह स्तंभ है, आयरन पिलर, वो भी तो इन्हीं से जुड़ा माना जाता है। हाँ, बिल्कुल। मेहरौली में कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में जो खड़ा है वो अद्भुत लौह स्तंभ, जिस पर चंद्र नाम के एक राजा की विजयों का जिक्र है। ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि वो चंद्र राजा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ही थे। और उसकी खास बात तो ये कि उसमें आज तक जंग नहीं लगा। एग्जैक्टली, यही तो कमाल है। सोचिए, 1600 साल से ज्यादा हो गए वो खुले आसमान के नीचे खड़ा है, बारिश धूप सब झेल रहा है, लेकिन उसमें आज तक जंग नहीं लगा। ये उस समय की धातु गलाने और बनाने की जो तकनीक थी, मतलब मेटलर्जी, उसका एक जीता जागता सबूत है कि वो लोग कितने आगे थे इस मामले में। अविश्वसनीय। अच्छा, चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमारगुप्त प्रथम आए। सुना है उनका शासनकाल गुप्तों में सबसे लंबा रहा, करीब 40 साल का। जी हाँ, कुमारगुप्त प्रथम का शासनकाल काफी लंबा और ज्यादातर शांतिपूर्ण रहा। उन्होंने महेंद्रादित्य की उपाधि ली थी। और उन्होंने ही नालंदा विश्वविद्यालय की नींव रखी थी, जो बाद में ज्ञान का इतना बड़ा केंद्र बना दुनिया भर में। तक एशिया और दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा और ज्ञान के केंद्रों में से एक बना रहा। कमाल है। उनके बाद आए स्कंदगुप्त। इनका शासनकाल थोड़ी चुनौतियों से भरा रहा। हाँ, वो हूणों के हमले हुए थे ना। बिल्कुल, उत्तर पश्चिम से बर्बर हूणों के भयानक हमले शुरू हो गए थे। स्कंदगुप्त ने बड़ी बहादुरी से उनका सामना किया और उन्हें पीछे खदेड़ा, साम्राज्य को बचाया। इसीलिए उन्हें देश रक्षक भी कहा जाता है, और ये बात उनके जूनागढ़ अभिलेख में भी लिखी है। तो ये तो थे महान शासक। अब ये समझते हैं कि इतना बड़ा साम्राज्य आखिर चलता कैसे था, इनका एडमिनिस्ट्रेशन, इनका सिस्टम कैसा था, मौर्यों से कुछ अलग था। हाँ, देखिए, मौर्य साम्राज्य जो था वो बहुत ज्यादा सेंट्रलाइज्ड था। मतलब सारी ताकत केंद्र में राजा के पास होती थी। गुप्त प्रशासन उसकी तुलना में ज्यादा विकेंद्रीकृत था, मतलब डिसेंट्रलाइज्ड। अच्छा। सत्ता सिर्फ राजा के हाथ में ही नहीं थी, बल्कि नीचे के लेवल तक बंटी हुई थी। हाँ, सबसे ऊपर तो राजा ही होता था, जो महाराजाधिराज, परम भट्टारक, परमेश्वर जैसी बड़ी बड़ी उपाधियां लेता था और खुद को देवताओं के बराबर समझता था। राजा की मदद के लिए एक मंत्री परिषद होती थी, अमात्य होते थे। और साम्राज्य को कैसे बांटा गया था, जैसे आज राज्य और जिले होते हैं? हाँ, कुछ वैसा ही। पूरा साम्राज्य प्रांतों में बंटा था। इन प्रांतों को भुक्ति या कभी-कभी देश भी कहते थे। भुक्ति? हाँ, भुक्ति। और इनके जो हेड होते थे, गवर्नर कह लीजिए, उन्हें उपरेक कहा जाता था, कभी-कभी गुप्त भी। उपरेक, ठीक है। और प्रांतों के नीचे? प्रांत फिर जिलों में बंटे होते थे, जिन्हें विषय कहते थे। विषय, ओके। और विषय का जो प्रमुख अधिकारी होता था, वो विषयपति कहलाता था। विषयपति। क्या ये विषयपति अकेले ही सारा काम देखता था जिले का, या उसकी मदद के लिए कोई समिति, कोई काउंसिल वगैरह भी होती थी? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, और यहीं गुप्त प्रशासन की एक खास बात दिखती है। विषयपति अकेले काम नहीं करता था, उसकी मदद के लिए एक समिति होती थी, जिसे विषय परिषद कह सकते हैं। अच्छा। उसमें कौन लोग होते थे? और यही सबसे दिलचस्प बात है। इस समिति में 4 मुख्य सदस्य होते थे। ध्यान से सुनिएगा। पहला, नगर श्रेष्ठी। नगर श्रेष्ठी मतलब शहर का सेठ? हाँ, शहर का मुख्य बैंकर या व्यापारियों का नेता। दूसरा, सार्थवा। सार्थवा, ये कौन थे? ये जो व्यापारियों के कारवां चलते थे ना, उनका नेता। लीडर ऑफ ट्रेडर्स गिल्ड कह सकते हैं। तीसरा, प्रथम कुलिक। प्रथम कुलिक, कारीगर। जी, मुख्य कारीगर या शिल्पियों का प्रधान। और चौथा, प्रथम कायस्थ। कायस्थ मतलब लिखने वाले, क्लर्क। हाँ, मुख्य लेखक या जो रिकॉर्ड्स वगैरह रखते थे वो। तो आप देखिए, नगर श्रेष्ठी, सार्थवा, प्रथम कुलिक, प्रथम कायस्थ, ये कौन लोग हैं? ये तो सब व्यापारी, बैंकर, कारीगर, बिजनेस क्लास के लोग लग रहे हैं। बिल्कुल। ये साफ दिखाता है कि स्थानीय प्रशासन में, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में व्यापारियों, बैंकरों, शिल्पियों यानी बिजनेस और प्रोफेशनल क्लास का कितना दबदबा और कितना महत्व था। ये मौर्यों के प्रशासन से काफी अलग था, जहां ज्यादातर सरकारी अधिकारी होते थे। ये तो वाकई बहुत अलग और महत्वपूर्ण बात है। मतलब लोकल पावर स्ट्रक्चर में बिजनेस कम्युनिटी का रोल था। जी हाँ। और प्रशासन की सबसे निचली इकाई, गांव का क्या सिस्टम था? सबसे छोटी इकाई गांव यानी ग्राम थी। गांव का प्रशासन
ग्राम सभा चलाती थी, जिसका मुखिया ग्रामिक या महत्तर कहलाता था। और लगता है कि ग्राम सभा को अपने मामलों में काफी हद तक आजादी, मतलब ऑटोनॉमी हासिल थी। गांव काफी हद तक सेल्फ सफिशिएंट और सेल्फ गवर्नड लगते हैं। और सेंटर में, केंद्र में कौन से महत्वपूर्ण मंत्री या अधिकारी होते थे? केंद्र में भी कई महत्वपूर्ण पद थे, जैसे संधि विग्रहिक। संधि विग्रहिक, हाँ, ये युद्ध और शांति का मंत्री होता था, मतलब फॉरेन अफेयर्स और वॉर मिनिस्टर एक तरह से। फिर महादंड नायक, क्या पुलिस अधिकारी जैसा पद था ये। फिर सेना का प्रमुख होता था महाबलाधिकृत। महाबलाधिकृत नाम से ही लग रहा है, सेनापति। जी, और जमीन के रिकॉर्ड्स रखने वाले, टैक्स वसूलने वाले अलग अधिकारी होते थे। तो एक पूरा सिस्टम था। काफी व्यवस्थित लगता है। चलिए अब जरा उस समय के समाज और धर्म की तरफ देखते हैं। आम लोगों का जीवन कैसा था? क्या वर्ण व्यवस्था बहुत कठोर थी? देखिए, वर्ण व्यवस्था तो थी। मतलब समाज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों में बटा हुआ था, ये तो साफ है। और ग्रंथों के हिसाब से ब्राह्मणों का स्थान सबसे ऊपर माना जाता था। लेकिन इस काल में एक और चीज हो रही थी। कई नई उपजातियों का उदय हो रहा था। उपजातियां, वो कैसे? इसकी एक बड़ी वजह थी अलग अलग वर्णों के बीच शादियां होना, जिन्हें अनुलोम उच्च वर्ण का पुरुष, निम्न वर्ण की स्त्री और प्रतिलोम उल्टा विवाह कहते हैं। इनसे जो संतानें होती थीं, उनकी नई जातियां बनती गईं। अच्छा। एक और महत्वपूर्ण बदलाव था कायस्थों का एक अलग वर्ग या जाति के रूप में उभरना। पहले ये शायद कोई भी लिखने पढ़ने वाला हो सकता था, लेकिन अब ये एक अलग जाति ही बन गई जो मुख्य रूप से लिखने, हिसाब किताब रखने और रिकॉर्ड कीपिंग का काम करती थी। ये तो इंटरेस्टिंग है। लेकिन क्या समाज में कुछ नकारात्मक बातें भी बढ़ रही थीं, जैसे छुआछूत वगैरह? हाँ, ये उस दौर का एक दुखद पहलू है। ऐसा लगता है कि अस्पृश्यता यानी छुआछूत की भावना पहले से ज्यादा बढ़ रही थी। ओह। फाहियान ने भी अपने वृत्तांत में इसका जिक्र किया है। उसने लिखा है कि चांडाल जैसी कुछ जातियों को गांव या शहर से बाहर रहना पड़ता था। बाहर रहना पड़ता था? हाँ, और जब वो शहर में आते थे तो उन्हें लकड़ी बजाकर आवाज करते हुए आना पड़ता था, ताकि ऊंची जाति के लोग उनकी परछाई से भी बच सके, उनके रास्ते से हट जाएं। ये तो बहुत बुरा है। हाँ, दास प्रथा यानी गुलामी भी उस समय मौजूद थी, हालांकि शायद वो उतनी व्यापक नहीं थी जितनी रोम वगैरह में थी। और महिलाओं की स्थिति, क्या उसमें पिछले युगों की, जैसे मौर्य काल की तुलना में कुछ गिरावट आई थी? हाँ, दुर्भाग्य से ऐसा लगता है। कई इतिहासकारों का मानना है कि मौर्य काल की तुलना में गुप्त काल में महिलाओं की स्थिति में कुछ गिरावट आई। कैसे, क्या बदलाव हुए? जैसे लड़कियों का उपनयन संस्कार बंद हो गया। उपनयन संस्कार, वो जनेऊ वाला? हाँ, वो संस्कार शिक्षा शुरू करने का प्रतीक भी था। उसके बंद होने से उनकी जो औपचारिक शिक्षा थी वो काफी सीमित हो गई। हालांकि ऐसा नहीं है कि सब अनपढ़ थीं। ऊंचे तबके की कुछ महिलाएं फिर भी पढ़ी लिखी होती थीं, विदुषी होती थीं। और कम उम्र में शादी यानी बाल विवाह का चलन बढ़ गया। पर्दा प्रथा भी कुछ इलाकों में शुरू हुई, खासकर ऊंचे वर्गों में। और सती प्रथा। सती प्रथा, वो भी थी? हाँ, सती प्रथा के भी उदाहरण मिलने लगते हैं। सती प्रथा का पहला पक्का अभिलेखीय सबूत, मतलब रिटन एविडेंस, हमें 510 ईस्वी के एरण अभिलेख से मिलता है। एरण अभिलेख? हाँ, उसमें गोपराज नाम के एक सेनापति की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी के सती होने का जिक्र है। तो ये कुछ चिंताजनक बातें थीं। सच में। अब धर्म की बात करते हैं। धर्म के क्षेत्र में क्या बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं? आपने बताया गुप्त राजा तो ज्यादातर वैष्णव थे। बिल्कुल, ये दौर हिंदू धर्म, जिसे हम उस समय के हिसाब से ब्राह्मण धर्म या ज्यादा ठीक से कहें तो वैष्णव और शैव धर्म, इनके दोबारा मजबूत होने का, इनके पुनरुत्थान का काल था। अच्छा। ज्यादातर गुप्त शासक भगवान विष्णु के उपासक थे, यानी वैष्णव थे। उनका जो राज चिन्ह था, रॉयल एम्बलम, वो गरुड़ था। गरुड़, विष्णु का वाहन। हाँ, और वो परम भागवत जैसी उपाधियां लेते थे, जिसका मतलब है विष्णु का परम भक्त। विष्णु के जो 10 अवतार हैं, उनकी पूजा बहुत लोकप्रिय हुई इस समय। दशावतार मंदिर बने। लेकिन क्या वो दूसरे धर्मों को मानते थे, टॉलरेंट थे? हाँ, ये उनकी बहुत अच्छी बात थी। वो खुद वैष्णव थे, पर धार्मिक रूप से बहुत सहिष्णु थे। मतलब दूसरे धर्मों का भी आदर करते थे, उन्हें संरक्षण देते थे। जैसे शैव धर्म यानी शिव की पूजा भी बहुत फैली हुई थी। कई शिव मंदिर बने। बल्कि इसी समय त्रिदेव की संकल्पना, ब्रह्मा विष्णु महेश, और ज्यादा मजबूत हुई। हाँ, त्रिदेव।
और अर्धनारीश्वर, आधा शिव आधी पार्वती, और हरिहर, आधा शिव आधा विष्णु जैसे मिले जुले रूपों की पूजा भी शुरू हुई। हरिहर, इंटरेस्टिंग। हाँ, ये समन्वय की भावना दिखाता है। और सबसे बड़ी बात, मंदिर निर्माण की कला इसी समय शुरू हुई और बहुत फली फूली, शिखर वाले मंदिर बनने लगे, मूर्ति पूजा बहुत ज्यादा बढ़ रही। और बौद्ध और जैन धर्म का क्या हुआ? उनका प्रभाव कम हो गया था? हाँ, पहले की तुलना में उनका प्रभाव कुछ कम जरूर हुआ, लेकिन वो खत्म नहीं हुए थे। वो मौजूद थे और उन्हें भी राजाओं और लोगों का संरक्षण मिलता रहा। जैसे हमने बात की, कुमारगुप्त ने नालंदा में बौद्ध महाविहार बनवाया, तो सहिष्णुता थी। समझ गया। और अब आते हैं उस पहलू पर जिसके लिए गुप्त काल सबसे ज्यादा मशहूर हैं, यानी संस्कृति और विज्ञान। कहा जाता है कि इस मामले में तो मतलब कमाल ही हो गया था। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है तो उसका सबसे बड़ा कारण यही है, संस्कृति, साहित्य और विज्ञान में जो उन्नति हुई। हाँ, ये संस्कृत साहित्य का स्वर्ण युग था। क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर का पीक था ये। महाकवि कालिदास, जिनके नाटक और काव्य आज भी दुनिया भर में पढ़े जाते हैं, सराहे जाते हैं, वो इसी काल में हुए। कालिदास, अभिज्ञान शाकुंतलम। बिल्कुल, अभिज्ञान शाकुंतलम तो मतलब विश्व साहित्य की धरोहर माना जाता है। गेटे जैसे विद्वान भी उसके प्रशंसक थे। इसके अलावा उन्होंने मेघदूतम, रघुवंशम, कुमार संभवम जैसे कई और अमर ग्रंथ लिखे। और सिर्फ कालिदास ही नहीं थे ना, और भी बड़े नाम थे। हाँ बिल्कुल, सिर्फ कालिदास ही नहीं, शूद्रक का नाटक मृच्छकटिकम, मृच्छकटिकम, मिट्टी की गाड़ी। हाँ, जिसमें गरीब ब्राह्मण चारुदत्त और एक गणिका वसंत सेना की बड़ी ही अनोखी और यथार्थवादी प्रेम कहानी है। बहुत मशहूर नाटक है ये। फिर विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस। हाँ, ये तो चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी पर है ना? जी, चाणक्य की कूटनीति पर आधारित एक जबरदस्त राजनीतिक नाटक है। और बच्चों के लिए कहानियों की सबसे मशहूर किताब पंचतंत्र। हाँ, विष्णु शर्मा का पंचतंत्र, जिसकी कहानियों का दुनिया की 50 से ज्यादा भाषाओं में अनुवाद हुआ है, वो भी इसी दौर की देन मानी जाती है। कमाल है। और इतना ही नहीं, जो पुराण है हमारे या जो स्मृति ग्रंथ हैं, जैसे मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, उनको भी उनका फाइनल रूप जो आज हमें मिलता है, वो ज्यादातर इसी गुप्त काल में दिया गया। अद्भुत। साहित्य के क्षेत्र में तो वाकई स्वर्ण युग था ये। और विज्ञान, साइंस के फील्ड में मैंने सुना है शून्य, जीरो का कॉन्सेप्ट भी इसी समय भारत में विकसित हुआ। गणित और एस्ट्रोनॉमी में क्या खास हुआ? हाँ, गणित और खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी में तो अभूतपूर्व, मतलब इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय प्रगति हुई। महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट इसी युग की देन है। आर्यभट्ट जी, उन्होंने न केवल शून्य के महत्व को स्थापित किया और दशमलव प्रणाली यानी डेसिमल सिस्टम को विकसित करने में अहम भूमिका निभाई। ये दो चीजें तो गणित की बुनियाद है। बिल्कुल। बल्कि उन्होंने ये भी बताया कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है, और इसी घूमने की वजह से दिन और रात होते हैं, और इसी वजह से ग्रहण लगते हैं। उन्होंने ग्रहणों के वैज्ञानिक कारण बताए, राहु केतु वाली कहानियों को नकारा। अरे वाह, उस जमाने में। हाँ, और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। ये बात उन्होंने कोपरनिकस से लगभग 1000 साल पहले कही थी। ये तो कमाल ही है। उन्होंने पाई की वैल्यू भी 4 दशमलव स्थानों तक 3.1416 काफी सटीक निकाली थी। उनका ग्रंथ है आर्यभट्टियम, वो इन सब क्रांतिकारी खोजों का भंडार है। आर्यभट्ट वाकई महान थे। और उनके अलावा वराहमिहिर और ब्रह्मगुप्त भी तो बड़े नाम हैं इस फील्ड में। बिल्कुल। वराहमिहिर एक और महान खगोल शास्त्री और ज्योतिषी थे। उनके ग्रंथ हैं पंच सिद्धांतिका, जिसमें उस समय के 5 प्रमुख खगोलीय सिद्धांतों का वर्णन है, और बृहद संहिता। बृहद संहिता? हाँ, बृहद संहिता तो एक तरह का विश्वकोश, मतलब एनसाइक्लोपीडिया ही है। उसमें एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, भूगोल, आर्किटेक्चर, मौसम विज्ञान, रत्न, पशु पक्षी, बहुत सारे विषयों पर जानकारी है। क्या बात है। और ब्रह्मगुप्त, वो भी एक महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। उन्होंने अपने ग्रंथ ब्रह्मस्फुट सिद्धांत में चक्रीय चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला दिया और द्विघात समीकरणों को हल करने के नियम बताए। और कमाल की बात यह है कि उन्होंने गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी के सिद्धांत के बारे में न्यूटन से भी सदियों पहले सोचा था। उन्होंने लिखा है कि जैसे पानी का स्वभाव नीचे बहना है, वैसे ही पृथ्वी का स्वभाव चीजों को अपनी ओर खींचना है। सच में? न्यूटन से पहले? हाँ, और जैसा हमने पहले बात की थी मेटलर्जी,
यानी धातु विज्ञान में उनकी महारत का सबूत तो दिल्ली का वो बिना जंग लगा लौह स्तंभ आज भी दे रहा है। चिकित्सा के क्षेत्र में भी काफी काम हुआ। तो ये थी गुप्त साम्राज्य की एक झलक, एक ऐसा युग जिसने भारत को राजनीतिक एकता दी, स्थिरता दी, एक कुशल विकेंद्रीकृत प्रशासन का मॉडल दिया, लेकिन शायद उससे भी बढ़कर कला, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में एक ऐसी शानदार विरासत छोड़ी जिसे हम आज भी ठीक ही स्वर्ण युग कहते हैं। क्यों? निश्चित रूप से। मतलब आप देखिए, चाहे वो आर्यभट्ट का शून्य हो और ब्रह्मांड को देखने का उनका नजरिया हो, या कालिदास का वो अमर साहित्य हो, मंदिरों और मूर्तियों की वो अद्भुत कला हो, अजंता एलोरा की चित्रकारी हो, हालांकि वो पूरी तरह गुप्त नहीं पर समकालीन है, या मेहरौली स्तंभ जैसी धातु की कारीगरी, इस युग की जो उपलब्धियां थीं वो वाकई हैरान करने वाली थीं। हाँ, ये बात सही है कि समाज में, प्रशासन में कुछ कमियां जरूर थीं, जैसा हमने देखा ऊंच नीच थी, महिलाओं की स्थिति में गिरावट थी, लेकिन सांस्कृतिक और बौद्धिक स्तर पर, इंटेलेक्चुअल लेवल पर ये एक असाधारण ऊंचाई का दौर था, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल, लेकिन इतिहास हमें यह भी सिखाता है कि हर शिखर के बाद ढलान भी आती है, हर उदय का अंत भी होता है। हूणों के लगातार हमले, बाद के शासकों की शायद उतनी योग्यता न होना, इन सब वजहों ने धीरे धीरे इस महान साम्राज्य को कमजोर किया और आखिर में इसका पतन हो गया। हाँ, ये भी एक सच्चाई है। सोचने वाली बात यह है कि ज्ञान, विज्ञान और समृद्धि के इतने ऊंचे मुकाम पर पहुंचने के बाद आखिर इस महान साम्राज्य का अंत क्यों और कैसे हुआ? शायद इसकी कहानी में, इसके उतार चढ़ाव में आज भी हमारे लिए कई सबक छिपे हो सकते हैं।